हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज जो है हम हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसको जो है समास, ठीक है ना। और समास क्या होता है, समास की क्या परिभाषा है, समास के कितने भेद हैं और कौन कौन से समास के उदाहरण सहित हम आपको आज कराने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि समास कहते हैं, तो ये परिभाषा भी कई बार आपको समझ में आनी चाहिए। समास बोलते किसको है, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द यानी कि नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अब यहाँ पर आपने एक चीज ये ध्यान रखनी है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। और दूसरी बात, समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो संक्षेप होता है। क्या होता है? संक्षेप। और यहाँ पर अगर हम बात करें समास विग्रह की, कई बार आता है कि समास विग्रह क्या होता है, तो समास के समस्त पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। जैसे एक शब्द है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, वनवास। क्या है? वनवास। अब ये एक शब्द है, यहाँ पर हमने कहा समास विग्रह बोलते हैं समास के समस्त पदों को अलग अलग करना। तो अगर मैं इसका विग्रह करूंगा वनवास का, तो इसमें क्या हो जाएगा? वन में वास। क्या हो जाएगा? वन में वास। तो देखो, हमने जो है समास के पदों को अलग अलग किया, समस्त पदों को अलग अलग किया, तो ये कहलाया समास विग्रह। अब जब आप जो है समास के उदाहरण को करेंगे किसी भी समास के अंतर्गत, तो आपको ये विग्रह करना आना चाहिए, तभी आप समास को लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा समास होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपने दो तीन चीजें देखी है। एक ये कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। समास विग्रह है समास के समस्त पदों को अलग अलग करना। अब हम बात करते हैं इसके भेद की। समास के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु, कर्मधाराएं, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। अब क्या होता है कि समास जो है, समास में पदों की प्रधानता होती है। जैसे आप बात करें अव्ययी भाव समास की, तो इसमें क्या होता है कि प्रथम पद प्रधान होता है या प्रथम पद अव्यय होता है। अभी हम बताएंगे इसके बारे में। उसके बाद हम बात करें तत्पुरुष समास की, इसमें जो है उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है ना। और कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। और अगर हम बात करें द्वंद्व समास की, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर आपने समझना है। जैसे अभी मैंने एक शब्द लिखा था, उसका मैंने विग्रह किया, तो इसमें समास में क्या होता है कि समास के पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। तो यहाँ पर जो समास आपको दिख रहे हैं, इनके अंतर्गत पदों की क्या होती है? प्रधानता होती है। जैसे मैंने अभी कहा, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होगा यानी कि पूर्व पद प्रधान होगा, और किसी में दूसरा पद है तो यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। कई बार इस तरह से भी प्रश्न पेपर में बनता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर द्वंद्व समास की बात करें तो इसमें क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि समास की बात करें तो इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी कि पहले में से और दूसरे में से कोई भी प्रधान पद नहीं होता। ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। इसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब हम इसके उदाहरण सहित इनको करेंगे कि क्या है अव्ययी भाव समास और क्या है तत्पुरुष समास। तो बने रहिए हमारे साथ। हाँ जी, बोलिए। बैठो, आप, मैं आ रहा हूं। देखो ध्यान से बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। अगर अव्ययी भाव समास की बात करें तो यहाँ से आपने समझना है कि अव्यय क्या होता है। अगर मैं इसकी परिभाषा, देखो ध्यान से, मैं परिभाषा नहीं लिख रहा हूँ, परिभाषा आप लिखेंगे, मैं आपको उदाहरण से इसको समझाऊंगा। जैसे हम बात करें अव्ययी भाव समास की, तो अव्ययी भाव समास वो समास है जिस समास का पहला पद प्रधान हो या पहला पद अव्यय हो। क्या हो? अव्यय हो। अब यहाँ से आप सीखेंगे। देखो, यहाँ पर एक बात आई है अव्यय की। क्या आई है? अव्यय की। जिस समास का पहला पद अव्यय हो या पहला पद प्रधान हो, वहां पर जो है अव्ययी भाव समास होगा। अब अव्यय, अब आपने यहाँ से पहचान कैसे करेंगे इसकी? पहले आपको उसके लिए सीखना होगा कि अव्यय क्या होता है। क्या सीखना पड़ेगा? अव्यय क्या होता है। तो यहाँ से समझना है, अव्यय वे शब्द होते हैं जिनको लिंग, वचन, कारक, पुरुष के आधार पर विकार उनमें नहीं किया जा सकता है, उनको तोड़ा नहीं जा सकता। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अव्यय वो शब्द होते हैं
जिनको लिंग वचन कारक के आधार पर विकार यानी कि तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे अव्यय शब्द, जैसे अनु, अनु, ठीक है ना, आ, प्रति, भर, यथा, ठीक है ना, बे, नी आदि, ये आप समझ, ठीक है ना। तो हमने कहा अव्यय वो शब्द है जिनको लिंग वचन कारक के आधार पर तोड़ा नहीं जा सकता, विकार नहीं किया जा सकता, और मैंने आपको कुछ अव्यय के उदाहरण दिए, ठीक है ना। अब कोई शब्द आता है, इसके अगर उदाहरण पेपर में आते हैं तो कैसे आते हैं, उनको हम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। जैसे आपको एक शब्द देता है वो अव्ययी भाव समास में, प्रतिदिन, क्या देता है, प्रतिदिन। तो आप यहाँ पर ध्यान से बात को सुनेंगे, प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो देखो प्रतिदिन में जो प्रति है वो अव्यय लगा है, क्या लगा है, अव्यय लगा है प्रतिदिन में। और यहाँ पर जिस शब्द का पहला पद अव्यय हो या पहला पद प्रधान हो, उस शब्द में कौन सा समास होगा, तो अव्ययी भाव समास होगा। इसलिए यहाँ से आपने याद रखना है कि प्रति जो है इसमें क्या है, वो अव्यय है, ठीक है ना। दूसरा शब्द, एक शब्द है भरपेट, क्या है, भरपेट। तो देखो यहाँ पर कौन सा शब्द है, भर, अव्यय है, ठीक है ना। तो भरपेट में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है ना। उसके बाद जैसे अनुशासन, तो अनुशासन में जो है अनु प्रति लगा हुआ है, यथा, यावत, ये शब्द जहां पर भी तुम्हें मिलेंगे, जैसे यथा संभव, हर संभव, इन शब्दों में जो है जहां पर भी तुम्हें अव्यय लगा होगा पहले शब्द में, वहां पर जो है अव्ययी भाव समास होगा। बहुत आसान है पहचान करना इसकी, आप इनको ध्यान रखेंगे। अव्यय क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों तत्पुरुष समास की, किसकी, तत्पुरुष समास की। अब देखो ध्यान से आपने एक चीज सीखनी है यहाँ से, कि अगर आपको तत्पुरुष समास को सीखना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको कारक आने चाहिए। क्या आने चाहिए, कारक आने चाहिए। अगर आपको कारक नहीं आते तो आप जो है तत्पुरुष समास को नहीं कर सकते। उसका कारण ये है, इससे पहले मैं एक कारक पढ़ा चुका हूं आपको, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने उदाहरण से सभी कारकों को बताया है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान, अपादान, है ना, ये सब मैंने आपको बताया है। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे, अगर मैं बात करूं तत्पुरुष समास की, तो तत्पुरुष समास में क्या होता है कि कर्म तत्पुरुष से, किससे, कर्म तत्पुरुष से और अधिकरण तत्पुरुष से, किस तक, अधिकरण तत्पुरुष, यानी कि तत्पुरुष के भी कुछ प्रकार हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। यानी कि आपको यहाँ कर्म तत्पुरुष से लेकर कर्म तत्पुरुष से और अधिकरण तत्पुरुष तक जो है वो तत्पुरुष समास के उदाहरण होंगे। अब आपको मैंने जब यहाँ आप जाकर देख सकते हैं, अगर ये आपको कारक आते हैं तो ये भी आपको आएगा, और अगर कारक सीखना चाहते हैं तो एक बार आप जाकर देख सकते हैं। अगर हम बात करें कर्म तत्पुरुष की, तो यहाँ से समझना ये है आपने, कर्म की जो विभक्ति चिन्ह, कारक में क्या होता है, विभक्ति चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर जो है कर्म तत्पुरुष में को जो विभक्ति होगी उसका लोप हो जाएगा, और जिस कारण से उसको क्या कहेंगे, कर्म तत्पुरुष समास कहेंगे, ठीक है ना। जैसे एक जो है उदाहरण है, शब्द है जनप्रिय, क्या है, जनप्रिय। अब यहाँ पर अगर आपको कोई शब्द दिया है कि जनप्रिय में कौन सा समास है, तो आप इस जनप्रिय का विग्रह करेंगे, समास का विग्रह करेंगे। आप क्या करेंगे, विग्रह करेंगे। तो इसका जो विग्रह होगा वो होगा जन को प्रिय, क्या हो जाएगा इसका विग्रह, जन को प्रिय। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, को विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और को विभक्ति का प्रयोग जो है कर्म तत्पुरुष में होता है या कर्म कारक में होता है। यानी कि आपने ये समझना है कि इसके जो उदाहरण है हमारे पास, मतलब इसके जो प्रकार है, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, इस जिस भी कारक की विभक्ति जिसमें होगी उसका लोप हो जाएगा समास में आकर, और जब आप विग्रह करेंगे उस शब्द का, जैसे हमने इसका किया, तो विभक्ति आपको देखने को मिलेगी वहां पर, तो आप समझ जाएंगे कौन सा तत्पुरुष समास है। अगर देखो, अगर आपको उसमें उदाहरण में दिया है कि जनप्रिय में कौन सा समास है, और इनमें से कोई उदाहरण आपको मतलब उधर ऑप्शंस में दिया है, तो आप लगाएंगे सीधा तत्पुरुष। लेकिन अगर आपको जनप्रिय दिया है और लिखा है तत्पुरुष है कि कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है कि संप्रदान है, तब आप उसको यहाँ से पहचानें। मेरी बात समझ में आ गई। तो जैसे कर्म तत्पुरुष की बात करें तो इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाएगा, गायब हो जाएगी। जैसे जनप्रिय विग्रह किया तो जन को प्रिय। एक शब्द और देखते हैं, चिड़ी मार।
चिड़िया को मारने वाला, आप विग्रह करेंगे तो कैसे होगा, चिड़िया को मारने वाला। एक और है रथ चालक, रथ को चलाने वाला। तो देखो यहाँ पर को विभक्ति आ रही है तीनों उदाहरण में, इसलिए जो है आप याद रखेंगे ये कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगला, करण तत्पुरुष, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आपको इनको याद करने के लिए आपको कारक याद करने जरूरी होंगे, ठीक है ना। कारक आपने देखने चाहिए, एक बार आप उनको देखिए, उसकी विभक्ति आपको याद होनी चाहिए। देखो अगर हम बात करें करण तत्पुरुष की, तो इसकी जो विभक्ति होती है वो होती है से के द्वारा, से के द्वारा। यानी कि मैंने आपको बताया था कारक में कि जो करण होता है मतलब वो साधन होता है, यानी कि जैसे करता है, कोई कार्य कर रहा है, कर्म है जो काम कार्य में जो काम हुआ है वाक्य में आपको दिया गया है, और जिससे काम को प्रयोग किया गया है, मान लीजिए जिसकी वजह से जिस साधन से कार्य को पूरा किया गया है। जैसे सीता ने सांप को डंडे से मारा, तो यहाँ पर जो साधन था सांप को मारने का वो करण कारक कहलाएगा, यानी कि डंडा था जिससे किसको मारा गया है, सांप को मारा गया है। तो इसलिए इसमें कौन सा कारक होगा, तो करण कारक होगा। ऐसे ही आपने यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जैसे करण कारक आपको जहां पर भी दिखेगा वहां पर आपको क्या होगा, वहां पर इसकी जो विभक्ति होगी उसका लोप हो जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ पर दिखेगा करण तत्पुरुष। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने बस यहाँ से याद रखना है, करण तत्पुरुष में जो है करण कारक की जो विभक्ति होती है से के द्वारा, तो वो उसका जो है क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, जैसे एक शब्द है प्रेमातुर, इसका उदाहरण देखेंगे, प्रेमातुर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका विग्रह करने पर होगा प्रेम से आतुर, क्या हो जाएगा, प्रेम से आतुर। तो यहाँ पर इसमें कौन सा कारक है, तो आप याद रखेंगे इसमें जो है करण कारक है। एक उदाहरण वो देखते हैं, ठीक है ना। जैसे एक उदाहरण है सूर रचित, यहां से आपको समझ में आ जाएगा, सूर रचित, सूर रचित। जब आप इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, सूर द्वारा रचित, यानी कि जो है ये सूर के द्वारा रचित की गई है। तो यानी कि जहां पर भी करण कारक का मतलब है साधन, साधन या माध्यम, उसमें जो है विभक्ति जो है से के द्वारा का लोप होगा। और यहाँ पर देखो देखो से आ रहा है, यहाँ पर द्वारा आ रहा है, जहां पर भी ये विभक्ति आपको दिखेगी वहां पर करण तत्पुरुष जो है समास होगा, ठीक है ना। तो जैसे आपका प्रेम आतुर है, आपका सूर रचित है, एक है मन चाहा, मन से चाहा, ठीक है ना। तो साधन किस चाहने का साधन क्या हुआ, मन हुआ, मन से चाहा। तो इसलिए इसमें कौन सा जो है समास होगा, करण तत्पुरुष समास होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। अब अगला जो है कर्म तत्पुरुष हो गया, करण तत्पुरुष हो गया, अगला है संप्रदान तत्पुरुष। क्या आएगा, संप्रदान तत्पुरुष, ये आप ध्यान रखें। अब देखो ध्यान से, अगर मैं संप्रदान तत्पुरुष की विभक्ति की बात करूं तो संप्रदान तत्पुरुष का मतलब था, इसकी विभक्ति थी के लिए, क्या थी, के लिए। मतलब अगर कारक में आप जाएंगे तो संप्रदान तत्पुरुष से समझेंगे आप कि संप्रदान तत्पुरुष मतलब जो कार्य किसी की भलाई, किसी की हित पूर्ति के लिए किया जाए, उसको जो है जो है हम संप्रदान तत्पुरुष में रखेंगे। जैसे भिखारी को वस्त्र दो, किसको वस्त्र दो, भिखारी को वस्त्र दो, और या फिर डॉक्टर रोगी के लिए दवाई लाया। तो यहाँ पर जो भी जो है ये काम किसके लिए किया गया है, ये किसी की भलाई करने के लिए गया है, किसी की हित पूर्ति करने के लिए किया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा कारक जो है कारक होगा, संप्रदान। अब इस तरीके के उदाहरण अगर आपको समास में मिलते हैं तो उनमें आ जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है ना। एक उदाहरण देख लेते हैं हम संप्रदान तत्पुरुष का, जैसे परीक्षा केंद्र, क्या है, परीक्षा केंद्र, एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा परीक्षा के लिए केंद्र, क्या हो जाएगा, इसका अगर विग्रह करेंगे आप तो क्या होगा, परीक्षा के लिए केंद्र। मेरी बात समझ में आ गई। जैसे एक और उदाहरण है शिवालय, क्या है, शिवालय, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा शिव के लिए आलय या शिव का आलय, ठीक है ना। आपको जो है संप्रदान तत्पुरुष यहाँ से याद रखना है, ठीक है ना। आगे जैसे सॉरी ये उदाहरण जो है गलत हो गया है। जैसे आपने कहा, आप समझना पहले यहाँ से परीक्षा केंद्र, यानी कि परीक्षा के लिए केंद्र, जो भी मतलब जैसे केंद्र है कोई उसके लिए। एक समास उसमें बड़ी मात्रा में पूछा जाता है संप्रदान में, आप याद रखेंगे, रसोई घर, रसोई घर में कौन सा समास है,
तो जब आप इसका विग्रह करेंगे रसोई घर का तो क्या होगा, रसोई के लिए घर, यानी कि जो है घर है वो किसके लिए, रसोई के लिए है। तो यहाँ पर कौन सा तत्पुरुष समास होगा, तो संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। यहाँ से आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अगर आपको कारक की विभक्ति याद है तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संप्रदान तत्पुरुष के बाद अब आएगा अपादान तत्पुरुष। क्या आएगा, अपादान तत्पुरुष समास, ठीक है। अब देखो अपादान में मैंने आपसे बताया था कि अपादान तत्पुरुष, अपादान कारक क्या होता है, जब कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही हो या कम हो रही हो या अलगाव या जो है तुलना की जा रही हो, वहां पर अपादान जो है क्या होगा, कारक होगा। अगर यहाँ पर आपको एक शब्द दिया जैसे पाप मुक्त, क्या हो जाएगा, पाप मुक्त, एक शब्द दिया है, आप इसका विग्रह करेंगे पाप से मुक्त, यानी कि कोई व्यक्ति जो है पापों से क्या हो गया, अलग हो गया। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष जो है समास या अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है ना। पाप से मुक्त, एक शब्द और हो जाएगा ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ठीक है ना। एक है गुणहीन, एक शब्द है गुणहीन, पेपर में आया था, तो क्या हो जाएगा, गुण से हीन, मतलब जिसमें गुण नहीं है, ठीक है ना, अलग हो गया, गुण से हीन। तो पाप से मुक्त, पाप से क्या हो गया, अलग हो गया है। तो जहां पर भी आपको अलगाव का भाव नजर आएगा वहां पर कौन सा कारक होगा, अपादान तत्पुरुष कारक होगा, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं संबंध तत्पुरुष। क्या आएगा, अगला है संबंध तत्पुरुष। अगर मैं संबंध तत्पुरुष समास की बात करूं तो यहां से आपने समझना है संबंध कारक की विभक्ति होती है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। जहां पर भी आपको मतलब किसी का रिलेशन संबंध की बात करेगा वो, वहां पर संबंध कारक होगा। और अगर समास में इसको आपको दिया है तो आप समझेंगे कि यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होगा। जैसे अब आएगा वो, एक है राज सभा, एक शब्द है राजसभा। अगर मैं इसका विग्रह करूं तो होगा राजा की सभा। क्या हो जाएगा इसका विग्रह, राजा की सभा। अब यहां पर वो शब्द आएगा जो हमने वहां लिख लिया था, शब्द है शिवालय, ठीक है, क्या है, शिवालय। तो यहां पर आएगा शिव का आलय, क्या आएगा, शिव का आलय। तो मैंने पहले इसकी विभक्ति आपको बताई है, आप एक बार कारक जरूर पढ़े तब आपको समझ में आएगा। का, की, के, रा, री, रे, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे जो है मेरी पुस्तक, मेरा घर, ये सब रिलेशन बताता है। तो यहां से आप बात करेंगे राजसभा, राजसभा मतलब राजा की सभा, की आ गया है। यहाँ पर है शिवालय, शिव का आलय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है कि भैया राजा की सभा है और शिव का आलय है। और विभक्ति आपको याद है का, की, के, रा, री, रे, जहां पर भी आपको दिखेंगी वहां पर संबंध तत्पुरुष समास होगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान से इस चीज को करें। उसके बाद लास्ट आता है अधिकरण तत्पुरुष। क्या आता है, अधिकरण तत्पुरुष, यहां से ध्यान रखेंगे आप, अधिकरण तत्पुरुष। अब देखो अधिकरण तत्पुरुष की बात करें तो मैंने आपको अधिकरण तत्पुरुष की विभक्ति बताई थी में पर, यानी कि जब कोई काम किसी स्थान पर किसी समय पर हो रहा है वहां पर जो है कौन सा कारक होगा, तो अधिकरण कारक होगा। जैसे मेज पर बच्चा खेल रहा है, छत पर बच्चे खेल रहे हैं, परीक्षा मार्च में होगी, तो यहाँ पर में पर जो विभक्ति आई है ये जो है आपका अधिकरण कारक को बताती है, और या तो समय का बोध कराए या स्थान का बोध कराए, यानी कि यहाँ पर जो क्रिया होगी किसी निश्चित समय या किसी निश्चित स्थान पर होगी, तो उसमें कौन सा कारक होगा, अधिकरण। अब यहाँ अधिकरण तत्पुरुष हमने समझना है, तो हम देखते हैं कैसे। पहली बात तो ये कि इसकी विभक्ति का लोप होगा, दूसरा ये कि उसका आधार आपने विग्रह करना होगा। जैसे एक शब्द है हमारे पास हवाई यात्रा, एक शब्द क्या है, हवाई यात्रा, ये आप समझेंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको विग्रह करूं तो क्या होगा, हवा में यात्रा, यानी कि यात्रा कहाँ हो रही है, हवा में हो रही है, में विभक्ति आई है इसलिए अधिकरण कारक होगा, ठीक है ना। और आप इसका विग्रह कर रहे हैं तो भी आपको समझ में आ रहा है। एक और है आप बीती, इसको अगर आप विग्रह करेंगे तो हो जाएगा आप पर बीती, यानी कि आप पर जो बीत रही है, आप बीती, किस पर बीत रही है, आप पर बीत रही है, कहाँ पर, आप पर। तो यानी कि जो भी काम किसी स्थान किसी समय का बोध कराए वहां पर अधिकरण होगा। तो इसमें जो है हवाई यात्रा में अधिकरण तत्पुरुष समास है, आप बीती में भी अधिकरण तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे तत्पुरुष समास के प्रकार।
अब आपने अगर यहाँ से किसी भी एक शब्द को आपको दे और ये कहे कि कौन सा समास है, तो आप लगा सकते हैं तत्पुरुष समास। और अगर वो इन सबको देता है तो फिर आप विभक्ति पहचान कर करेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पर हम द्विगु समास की, ठीक है ना। ये आसान है। देखो तत्पुरुष समास सीखने के लिए आपको करना क्या है, एक बार आपको कारक अच्छे से पढ़ने हैं, तब आपको तत्पुरुष समास आ जाएगा, ठीक है ना, अन्यथा नहीं आने में दिक्कत होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम द्विगु समास की, ठीक है ना। द्विगु समास में हमने यहाँ पर आपको द्विगु समास दिख रहा है। द्विगु समास की बात करें तो पहले परिभाषा की बात कर लेते हैं। परिभाषा ये है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, बहुत ध्यान से सुनना, इतना आसान है, बहुत आसान है। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो या उत्तर पद प्रधान हो, यानी कि दूसरा पद प्रधान हो, वहां पर कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा, ठीक है ना। तो आप यहां से पहचान कर सकते हैं कि क्या होगा, प्रथम पद या शब्द संख्यावाचक होगा। क्या होगा, संख्यावाचक। ये आप ध्यान रखेंगे यहां से। अब जैसे उदाहरण की बात करें, इसके उदाहरण से आप समझ जाएंगे। जैसे एक शब्द है नवरत्न, ये आप ध्यान रखें, कौन सा शब्द है, नवरत्न। अब समास का एक रूल है कि आप विग्रह करेंगे उसका, तो इसका क्या हो जाएगा, नौ रत्नों का समूह। क्या हो जाएगा, नौ रत्नों का समूह। अब यहां से ध्यान से बात को सुने कि आप क्या कर रहे हैं, आपने पहला शब्द क्या पढ़ा, नौ, मतलब एक संख्या की बात कर रहा है। तो यानी कि यहां पर कौन सा समास होगा, तो द्विगु समास होगा। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होगा वो समास द्विगु समास होगा। आंख बंद कर लगाएंगे। लेकिन यहां से आपने ये सीखना है कि जब हम बहुव्रीहि समास करेंगे तो बहुव्रीहि समास के कुछ उदाहरण संख्यावाचक पहले पद में होते हैं, लेकिन वो भगवान को जो है संबोधित करते हैं, इसलिए वो बहुव्रीहि समास में आएंगे। अभी हम इस पर आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले यहां से समझते हैं कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो वो समास द्विगु समास कहलाता है। जैसे एक शब्द और है, आप यहां से सीख सकते हैं, जैसे आसान है, तिरंगा। तिरंगा, यहां से आप इसका विग्रह करेंगे तो मतलब तीन, तिरंगा मतलब तीन रंगों का समूह या तीन रंग। तो देखो तिरंगा में कितने रंग होते हैं, तीन रंग होते हैं। तो तीन रंग का मतलब यहाँ पर तीन संख्या की बात कर रहा है, इसलिए जो है कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। क्योंकि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो वो समास द्विगु समास होगा। आगे तुम्हें देखना ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे एक शब्द है सप्त ऋषि, सात ऋषियों का समूह। सप्त, अष्ट, कुछ भी दे आपको, दोपहर दे आप, दोपहरों का समूह, चौराहा दे, चार राहों का समूह। तो जहां पर भी आपको संख्यावाचक दिखेगा वहां पर कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा, ठीक है ना। देखो एक बात दोबारा से रिकॉल करें, जिस समास का पहला पद अव्यय हो वो समास अव्यय भाव समास। जिस समास में कर जो है कर्म कारक से लेकर और अधिकरण कारक तक की विभक्तियों का लोप हो तो वो होगा तत्पुरुष समास। और जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, वो समास होगा द्विगु समास। क्लियर हो गई बात। जब आप उदाहरण अपनी पुस्तक से कर सकते हैं, केवल यहाँ से मेथड सीखे आप, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण नहीं किए जा सकते, वीडियो लंबी हो जाएगी। केवल आप मेथड सीखें किस तरीके से हम पहचान सकते हैं और फिर आप अपनी प्रैक्टिस करें। आपको पास बुक्स होंगी या जहां से भी आपको क्वेश्चन मिले हिंदी के, वहां से आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला समास है कर्मधारय समास, ठीक है ना। कौन सा समास है, कर्मधारय समास। अब ये सी चीज यहाँ से ध्यान से सुनना है बच्चों। अगर मैं कर्मधारय समास की बात करूं तो कर्मधारय समास में परिभाषा इसकी ये है कि जिस समास का, अभी मैंने बताया था, उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान और पहला पद, इसमें आपने ये समझना है, पहला पद विशेष्य या विशेषण, विशेष्य विशेषण या पहला पद और उपमेय, उपमेय ऑब्लिक उपमान, ठीक है, उपमेय ऑब्लिक उपमान। जिस समास का पहला पद विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान हो और दूसरा पद प्रधान हो वहां पर कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। अब यहां से आपने एक चीज सीखनी है कि कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है। मेरी बात समझते हैं। अब आप इसको पहचानेंगे कि क्या होता है विशेष्य विशेषण, क्या होता है उपमेय और उपमान।
तो यहाँ से आप सीखेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ, पहले इसको बताते हैं। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है कर्मधारय समास को करने की। जिस भी समास में आप उसको फिट करेंगे वो समास का आंसर निकल कर आ जाएगा सामने आपको, ठीक है ना। यानी कि कर्मधारय समास के उदाहरणों में अगर आप उस ट्रिक को फिट करते हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली आंसर दे देगा, ठीक है ना। लेकिन ये भी सीखते हैं, कई बार कुछ वाक्य ऐसे आ जाते हैं, कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जो नहीं हो पाते ट्रिक से, तो वो आपको किससे सीखने हैं, इससे सीखने हैं। यहाँ पर आपने दो शब्द देखे हैं, एक देखा है विशेष्य और दूसरा देखा है विशेषण, ठीक है ना। अभी उपमेय और उपमान की बात नहीं करते, ये भी आपको सिखाएंगे, पहले ये समझते हैं। तो देखो परिभाषा सुनिए, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वो तो है विशेष्य, और जिसके द्वारा विशेषता बताई जाए वो है विशेषण। नहीं समझ में आया, एक बार और सुनते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वो तो है विशेष्य, और जिसके द्वारा विशेषता बताई जा रही है वो है विशेषण। अब आप उदाहरण से समझेंगे, मैं उदाहरण बताता हूं आपको। एक शब्द है जैसे नीला गगन, क्या है, नीला गगन। अब यहां पर आप ध्यान से बात को सुनना कि गगन की विशेषता नीले रंग से बताई जा रही है, कि गगन कैसा है, नीला है। तो यहां पर गगन हो गया आपका क्या, विशेष्य, और नीला हो गया आपका विशेषण। यानी कि गगन की विशेषता नीले रंग के द्वारा बताई जा रही है या नीली के द्वारा बताई जा रही है, तो इसलिए जो है नीला हो गया विशेषण और गगन हो गया विशेष्य। यानी कि जहां पर जो है जिसकी विशेषता बताई जाए वो तो है विशेष्य, और जिसके द्वारा विशेषता बताई जाए वो है विशेषण। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार के शब्द जो है कर्मधारय समास में उदाहरण के तौर पर मिलेंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं उपमेय और उपमान की, ये भी सीखेंगे आप, उपमेय और उपमान, ये भी सीखें, ठीक है ना। उपमेय और उपमान क्या होता है, तो उपमेय और उपमान में क्या है, जिसकी तुलना की जाए वो तो है उपमेय, और जिससे तुलना की जाए वो है उपमान। परिभाषा नहीं समझ में आ रही है, उदाहरण से समझेंगे। जैसे एक शब्द है मुख चंद्र, एक शब्द है मुख चंद्र, मेरी बात समझना ध्यान से। मैंने अभी कहा जिसकी तुलना की जाए वो तो है उपमेय, जिससे तुलना कर रहे हैं वो है उपमान। यहां पर मैंने एक शब्द लिखा, क्या लिखा है, यहाँ पर मुख चंद्र, क्या लिखा है, मुख चंद्र। यहाँ पर मुख की जो तुलना की जा रही है वो किसके साथ की जा रही है, चांद के साथ की जा रही है, चंद्र के साथ की जा रही है। तो यहाँ पर जो मुख होगा वो तो होगा उपमेय, क्योंकि इसकी तुलना की जा रही है, और जिससे तुलना की जा रही है वो है उपमान, यानी कि चंद्र से। एक जैसे उदाहरण होता है चरण कमल, यानी कि चरण के समान कमल के समान चरण, चरण कमल होता है ना। तो यहाँ पर चरण जो है वो उपमेय है, क्योंकि उनकी तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है, इसलिए कमल उपमान होगा। आप सीख गए यहाँ से। अब इसके उदाहरण पर आते हैं कर्मधारय समास के, ठीक है। तो कर्मधारय समास की परिभाषा मैंने आपको बताई कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, पहला पद विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान हो, वहां पर कर्मधारय समास होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपने सीखनी है, इस समास में आपने लगाना है जो के समान, ये आपने ध्यान रखना है, नोट डालकर इसको लिख लेना है। जो के समान आपने जो है क्या करना है, ध्यान से रखना है, याद में। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, उदाहरण है महाराजा, उदाहरण क्या है, महाराजा। अगर मैं इसका विग्रह करूं तो इसका विग्रह होगा महान है जो राजा, ठीक है ना। यहां से आप ध्यान रखेंगे, महान है जो राजा। अब देखो है जो के समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि महान है जो राजा, यानी कि राजा महान है जो आ रहा है। तो जहां पर भी आपको, अगर आपको विशेषण विशेषण उपमान समझ में नहीं आ रहा है, आप इसको ध्यान में रखेंगे कि जहां पर भी है जो के समान आएगा वहां पर कर्मधारय समास होगा। क्लियर होगी बात। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे मुख, अभी मैंने ये कराया आपको, चंद्र है में कौन सा समास है, तो मुख के समान चंद्र या मुख है जो चंद्र, यानी कि चांद जैसा मुख। अब यहाँ पर उपमेय उपमान की बात हो रही है, क्योंकि मुख की तुलना किससे की जा रही है, चांद से की जा रही है। उपमेय उपमान आ गया है, तो यहाँ पर कौन सा समास है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। या फिर आप समझेंगे
मुख है जो चंद्र, है जो आ गया तो भैया क्लियर ही होगी बात। आपको ये भी ध्यान रखना है, ये बिल्कुल ही ध्यान रखना है आपने, ठीक। एक है जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च, बात ही खत्म हो गई। मिर्च की विशेषता ये है, विशेषण विशेष्य है इसमें, मिर्च हो गई विशेष्य और काली हो गई विशेषण। मिर्च की विशेषता जो है काली से बताई जा रही है, तो यहाँ पर जो है कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे द्वंद्व समास की, और द्वंद्व समास सबसे आसान है। यहां पर ध्यान से बात को सुनेंगे। द्वंद्व समास की अगर मैं बात करूं तो द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। अब आप इसको सीखेंगे कैसे, अगर कभी ऐसा एग्जाम में आ गया तो भैया कैसे सीखेंगे कि दोनों पद प्रधान है, तो यहां से आप समझेंगे जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, पहले परिभाषा सुने, या दोनों पदों के बीच, दोनों पदों के बीच और कॉमा एवं कॉमा योजक चिन्ह का प्रयोग हो। ये बड़ी ध्यान से आप देखेंगे, जिन शब्दों के बीच विग्रह करने पर और लगाया जाए, एवं लगाया जाए, या पहले से ही योजक चिन्ह हो, वहां पर कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। अब उदाहरण देखते हैं इसके, जैसे एक शब्द है आपके पास देश विदेश, क्या शब्द है, देश विदेश। अगर मैं इसको देश डैश विदेश लिखूं, बिल्कुल ठीक है, तो सीधा यहां पर जा रहा है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देश विग्रह करने पर और विदेश, समझ गए ना, देश और विदेश। एक उदाहरण और देखते हैं, नर नर डैश नारी। अब पहले से देखो योजक चिन्ह लगा है कि नहीं लगा है, तो यहां पर जो है कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, दोनों पद प्रधान है। और अगर मैं इसको लिखूं नर और नारी, तो यहां पर भी जो है कौन सा समास हो जाएगा, आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। तो यार ये आपको देखो मेथड सीखना है आपने, उदाहरण आप खुद से करेंगे, क्योंकि एग्जाम में सेम ये नहीं आएगा। एग्जाम में तो कोई भी शब्द वो दे सकता है, आपको केवल मेथड सीखना है। जैसे मैंने सबका मेथड, इसमें पहला पद जो है क्या होगा, अव्यय होगा, इसमें जो है कारक की विभक्तियों का लोप होगा, इसमें जो है पहला पद संख्यावाचक होगा, इसमें जो है जो के समान विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान होगा, इसमें जो है और एवं और योजक चिन्ह लगा होगा। बात ही खत्म हो गई। अब बात करते हैं अंतिम बहुव्रीहि समास की, ठीक है ना, ये भी सीखेंगे। अंतिम है बहुव्रीहि समास। तो यहां से ये समझना है बहुव्रीहि समास की अगर मैं आपको उदाहरण बताऊं या परिभाषा बताऊं, तो आपने सीखनी क्या है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, जिस समास के दोनों पद प्रधान अप्रधान होते हैं और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होगा। अब आप इसे कैसे पहचानेंगे, इसकी कोई विभक्ति नहीं है, इसका कुछ नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं। सभी भगवानों के जो नाम हैं, सभी भगवान देवी देवताओं के जो नाम है, वो कर्मधारय समास, ये सॉरी बहुव्रीहि समास के उदाहरण में आए। जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं, लंबोदर, लंबोदर। अब यहां से आपने परिभाषा पर जाना है, अभी कुछ मत करें, परिभाषा को देखें। हमने कहा था कि जहां दोनों पद जो है अप्रधान है और दोनों मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, कोई तीसरा नया शब्द बना रहे हैं, वहां पर जो है कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। जैसे अगर मैं इसका विग्रह करता हूं तो इसका विग्रह होगा लंबा है उदर जिसका, क्या होगा, लंबा है उदर जिसका, ठीक है ना, ये आप यहां से याद रखेंगे, लंबा है उदर जिसका। तो ये बात हो रही है गणेश जी की, किसके लिए, गणेश जी के लिए ये बात हो रही है। बात समझ रहे हैं ना मेरी। तो यहां पर आप देखेंगे, देखो आपने विग्रह कुछ और किया, शब्द कुछ और था, अर्थ कुछ और आया। तो जहां पर दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हो, लंबा और उदर, दो शब्द है ना यहाँ, लंबा और उदर, लेकिन ये दोनों मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, गणेश जी की ओर। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा, जब दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करें। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, और दो शब्द मिले हैं लंबा और उदर, ठीक है ना। जैसे एक और है, एक उदाहरण और है, त्रिलोचन, क्या है, त्रिलोचन, त्रिलोचन। अब देखो इसको अगर विग्रह करेंगे आप तो क्या कहेंगे, तीन हैं
लोचन जिसके, तीन है लोचन जिसके। तो ये बात हो रही है, तीन है लोचन मतलब तीन आंखें हैं जिसकी, ये बात हो रही है किसकी? शिव जी की बात हो रही है, ठीक है ना। देखो त्रिलोचन, तीन दो शब्द है, किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, शिव जी की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए इसमें कौन सा उदाहरण होगा? बहुव्रीहि समास हो रही है। क्या है? बहुव्रीहि समास के उदाहरण है ये। तो जितने भी ऐसे शब्द हैं जैसे त्रिलोचन है, षडानंद है, छह है मुख जिसके, दशानंद है, 10 है आनंद जिसके, चक्रपाणि चक्र को धारण करने वाला, क्लियर हो गई ना बात। ये सारे के सारे भगवान के जो भी नाम आएंगे वो सब बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था समास, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर एक बारी में नहीं आया है, मैं बार बार बोलता हूँ, आप बार बार पढ़ें, जब तक पढ़ें जब तक कि आपको आ नहीं आता, ठीक है ना। यहाँ से पढ़े, कहीं से भी पढ़े, लेकिन आप पढ़ें। और पढ़ना इसलिए है बच्चों कि अपना भविष्य सुधारना है, और आप अपने भविष्य के खुद जिम्मेदार हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका आने वाला समय अच्छा हो तो खूब पढ़िए, पढ़ने से कोई भी खराब नहीं होता। ये किताबें जब तक आप पढ़ेंगे, ये किताबें आपको बहुत कुछ देकर जाएंगी, ठीक है ना। इसलिए लगातार पढ़ते रहे, लगातार पढ़ते रहे, और जब तक पढ़ना है जब तक कि सिलेक्शन आ ना जाए। जिस दिन रिजल्ट में तुम्हारा नाम आ जाए, लिस्ट में तुम्हारा नाम हो, उस दिन पढ़ाई छोड़ देना, मैं भी कह रहा हूँ। उस दिन से मत आना, कोचिंग भी मत आना, किताबें भी मत उठाना, घूमना, जो मर्जी है वो करना, लेकिन तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कि लिस्ट में नाम ना आ जाए। हमारा कई लोग जो है बोलते हैं कि सर कितने महीने का कोर्स है ये, कितने साल का कोर्स है, नर्सिंग 4 साल की होती है, वो सारे तरह तरह के कोर्स है। तो मैं आपको बता देता हूँ, कंपटीशन एक आग का दरिया है, इसका कोई अंत नहीं है। इसका अंत उस दिन है बच्चों जिस दिन आपका सिलेक्शन आ जाए। और मेरी बात को समझना, आपके परिवार, आपके घर की समस्याएं, आपकी समस्याएं, आपका घर, आपके परिवार के लोग, आपकी फाइनेंस कंडीशन, ये सब कुछ आप बदलेंगे। और देखो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जाकर कहीं गड्ढे नहीं खोदने हैं, जाकर बिल्डिंग नहीं बनानी, बस पढ़ना है मेहनत से। अगर आपने कंपटीशन की फील्ड को चुना है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आपको करना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई चारा है ही नहीं। तो जब करना ही है, और अपने जीवन, आपको पता है कि एक एग्जाम आपका जीवन बदल सकता है, तो क्यों ना उस एग्जाम को बहुत अच्छे से, उस एग्जाम की तैयारी की जाए, उस एग्जाम को निकाला जाए। और एक बात समझना, जब समय बीत जाता है तो फिर जितना पछतावा, मैं शायद ही आप इस बात को समझ पाए। अगर एक बार आपका समय निकल गया, एक बार आपका एग्जाम निकल गया, एग्जाम में आप सेलेक्ट नहीं हुए, दूसरा एग्जाम कब आएगा, एज हो रही है, तैयारी वीक पड़ रही है, तो मतलब वो समय जो चला गया है ना, वो वापस लौट कर नहीं आएगा। तो बच्चों प्लीज अपने समय का उपयोग करें, और इतना पढ़ें कि कोई भी एग्जाम आपको किसी भी रिजल्ट से बाहर ना कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।